दर्शकों नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके पसंदीदा स्वास्थ्यवर्धक कार्यक्रम आयुष में। मैं हूं डॉक्टर रोमिल जैन। सर्दियां बड़ी प्यारी लगती है ना, भीनी भीनी ठंड, खाने का मज़ा, फलों का मज़ा, सब्जियों का मज़ा। और यहीं पर डॉक्टर्स भी कहते हैं कि सेहत बनाने के लिए यही मौसम सबसे अच्छा होता है। इसी मौसम में खाएं पिएं क्योंकि चीज़ें जल्दी ख़राब नहीं होती, सड़ती नहीं हैं और आपको भरपूर ताकत देती हैं और अपनी सेहत आप बना सकते हैं। पर साथ में हम ये देखते हैं कि सर्दियाँ अगर ज़्यादा पड़ जाएं या ठंडी ज़्यादा हो तो लोग बीमार पड़ने लगते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि सावधानी ना बरतें सामान्य ठंडी में भी तो भी बीमार पड़ सकते हैं। तो ऐसे क्या कारण होते हैं जिसके कारण लोग बीमार हो जाते हैं सर्दियों के मौसम में? उनका किस प्रकार से इलाज होता है और कैसे वो ठीक हो सकते हैं होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति द्वारा? इसी विषय पे आज हम जानकारी लेंगे डॉक्टर सुषमा कालभोर जी से, जो कि होम्योपैथिक विशेषज्ञ हैं। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम बहुत आयुष बहुत में। धन्यवाद आपका। मैम, सबसे पहले तो यही जानना चाहूँगा कि सर्दियों के मौसम में लोग बीमार क्यों पड़ते हैं? ऐसे क्या परिवर्तन आते हैं बारिश के बाद सर्दियों में जिसके कारण व्यक्ति बीमार पड़ सकता है? मुख्यतः तो जब ऋतु परिवर्तन होता है तो हम एक मौसम से सडनली दूसरे मौसम में शिफ्ट करते हैं। और सर्दियों का मौसम ऐसा होता है कि ठंड जैसे जैसे बढ़ती है तो हमारी शारीरिक गतिविधियाँ, हमारी एक्टिविटी, हमारे अंगों का जो चयापचय क्रियाएं होती हैं वो थोड़ी स्लो हो जाती हैं। और चूँकि ठंड होती है तो हम अपना खान पान और सडनली जो चेंजेस होते हैं तो उसकी वजह से हम जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हैं। जी बिल्कुल। तो जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ कि हम लोगों का भी रजाई से निकलने का मन नहीं करता ना, कभी कभी आलस आता है, वैसे ही अंगों का भी हाल है और उसी कारण व्यक्ति बीमार पड़ता है। मैम, यहाँ पर मैं जानना चाहूँगा ऐसी कौन कौन सी बीमारियाँ हैं जो सर्दी के मौसम में अमूमन देखी जाती है या सामान्यतः होती है और लोग लापरवाहियों से उससे ग्रसित हो जाते हैं? मुख्यतः तो सर्दी के मौसम में जुकाम की समस्या, जिसको हम सामान्य भाषा में कोल्ड कहते हैं। फिर चूँकि मौसम परिवर्तन होता है, एलर्जीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसमें अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, और बहुत कॉमनली देखा जाता है कि हार्ट अटैक की संभावनाएं 35% तक बढ़ जाती हैं। और इसी के चलते चेहरे का जो लकवा होता है जिसे हम बेल्स पाल्सी कहते हैं वो भी बहुत कॉमनली देखा जाता है। और पाचन से संबंधित समस्याएं, इंडाइजेशन, वॉमिटिंग, डायरिया, ये हम लोग बहुत ज़्यादा फेस करते हैं। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं बचपन से लेकर बुढ़ापे तक के सफ़र में, तो बुज़ुर्गों में हम देखते हैं कि उनके शरीर में दर्द की समस्या, आर्थराइटिस, ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जी बिल्कुल। मैम, सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि जैसे कि आपने सर्दी की बात करी, बच्चों में भी देखा जाता है, इनफैक्ट बड़ों में भी आजकल देखा जा रहा है कि लोग छींकते हैं, खांसी चल रही है, सर्दी बहुत जल्दी हो जाती है। तो क्या कोई बीमारी की तरफ ये अग्रसर हो रहे होते हैं या ये सिर्फ एक लक्षण है? ये हमारा शरीर ही सबसे पहला डॉक्टर होता है जो पहचानता है कि शरीर अपने लक्षणों के माध्यम से ही बताता है कि कुछ तब भी परिवर्तन हो रहे हैं और उसको संभाल लें। तो अगर हम उसको अनदेखा करते हैं तो हम किसी न किसी रोग से ग्रस्त हो जाते हैं। तो सबसे बेहतर तरीका है कि एक छींक आए, 2 छींक आए, और अगर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो हमको उसके लिए प्रिकॉशन लेकर अपने कुछ चेंजेस करके, डाइट में चेंजेस करके, हमारी लाइफस्टाइल में चेंजेस करके, और अगर तब भी नहीं होता है तो हम जल्द से जल्द डॉक्टर से सलाह लेकर हम उसको ठीक कर लें। जी बिल्कुल। यानी कि हम लोग कई बार लापरवाही बरतते हैं कि अभी छींकें आ रही हैं तो छींकी तो आ रही है, उससे क्या हो जाएगा, पर वो आगे चल के तबीयत बिगड़ सकती है, उससे ये हमें ध्यान रखना है। मैम, यहाँ पर मैं ये समझना चाहूँगा कि जैसे आपने सर्दी की बात करी, खांसी की बात करी, फीवर्स भी आजकल बहुत चल रहे हैं, कई किस्म के चल रहे हैं, इस पर भी रोशनी डाली है। इस मौसम में सबसे ज़्यादा परिवर्तन जब हम देखते हैं, चूँकि ठंड की वजह से जितना भी डस्ट है, धुआं है, पॉल्यूशन है, और सब्जियां भी अगर हम देखें या हमारे खाने पीने की जो मार्केट में चीज़ें मिलती हैं उनमें भी पेस्टिसाइड्स और मतलब केमिकल्स का बहुत यूज़ होता है। तो हम बात करें कि हमको सर्दी जुकाम, छींकें, बुखार क्यों जल्दी होता है, तो चूँकि ठंड के मौसम में हवा का बहाव उतना नहीं होता और सब चीज़ें नीचे नीचे आती। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है तो सब चीज़ें हवा के दबाव के साथ ऊपर जाती। ठंड के मौसम में आपने देखा होगा कोहरा है ना, तो ये सब चीज़ें जब नीचे नीचे होती है तो जर्म्स भी, पॉलेंस, एलर्जेन इस मौसम में, क्योंकि ये
ऋतु ऐसी है कि फूल भी बहुत खिलते हैं, तो पॉलेंस भी हमारे जो परागकण होते हैं, तो उसकी वजह से एलर्जीज बहुत ज़्यादा देखी जाती है। तो वो एक मेन कारण, और दूसरा हमारे जो डस्ट है, क्योंकि हमारा वातावरण इतना प्रदूषित है, तो उसकी वजह से हम जितना फ्यूम्स और डस्ट अंदर लेते हैं, तो ये मेन कारण होता है बुखार का और अन्य तकलीफ़ों का। जी बिल्कुल, यानी कि इस मौसम में एलर्जेंस जो बोलते हैं, जिनसे बीमारियां हो जाती है, एलर्जीज जो हो जाती हैं, वो बहुत तेज़ी से बढ़ जाती हैं, क्योंकि तरल पदार्थ नीचे फैलता हुआ जा रहा है, इन्फेक्शन नीचे की परत में फैल रहा है। मैम यहाँ पर जैसे आजकल वायरल फीवर्स में इन्फ्लुएंजा, डेंगू, चिकनगुनिया, अलग अलग किस्म की बीमारियां हो रही हैं, इनको कैसे पहचाना जा सकता है, इनके प्रारंभिक लक्षण क्या होते हैं, और होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति से किस प्रकार से इनका इलाज संभव है? देखिए, इन्फ्लुएंजा तो इस मौसम में बहुत ही कॉमनली देखा जाता है। हर कभी, मतलब सर्दी लगकर, थोड़ा ठंड लगकर छींकें आना, नाक बहना, आँखों में जलन होना, लालिमा आना, साथ में हाथ पैर में दर्द के साथ बुखार होना, ये मेन लक्षण हमको बुखार में देखे जाते हैं। अब अगर हम इनमें अंतर देखें, तो इन्फ्लुएंजा है कि ये तेज़ी से स्टार्ट होता है, बहुत कम समय लगाता है। सडनली फीवर आएगा, हाथ पैर दर्द होंगे, छींकी आएगी, खांसी जुकाम स्टार्ट हो जाएगा। और वहीं अगर हम इसमें अगर देखें डेंगू, चिकनगुनिया, तो डेंगू और चिकनगुनिया तो मच्छरों के काटने से होता है। दोनों में बहुत कम डिफरेंस होता है, सिम्टम्स एक जैसे होते हैं, पर चिकनगुनिया और डेंगू में बुखार के साथ हड्डी तोड़ दर्द होता है, मतलब एक एक शरीर का एक एक अंग दर्द देने लगता है। तो ये अकड़न के साथ स्टार्ट होता है, चिल्स आते हैं, बहुत ज़्यादा ठंड लगती हैं, और साथ में छींकें आना, आँख से आंसू आना, लाल हो जाना, और फिर इसका मेन लक्षण है शरीर पर छोटे छोटे रैशेस आना। तो इस तरह से हम इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि हमने जाना कि अगर आपको जोड़ों में दर्द हो रहा हो, रैशेज आ रहे हों, इस प्रकार के कोई भी लक्षण दिख रहे हों, तो आपको डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए। हो सकता है इनमें से किसी बीमारी से आप ग्रसित हो रहे हो। मैम, इनका होम्योपैथी में किस प्रकार से इलाज संभव है? होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति सर लक्षणों पर आधारित है। तो हर इंडिविजुअल, चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो या बुजुर्ग हो, मेल हो, फीमेल हो, तो उनके लक्षणों की समानता के आधार पर, कि एक व्यक्ति है जो गोरा है और उसको ठंड लग रही है, और पर उसको प्यास बिल्कुल नहीं लग रही, वहीं दूसरा व्यक्ति है, वो भी गोरा है और उसको भी ठंड लग रही है, पर उसको प्यास बहुत लग रही है, वो हर थोड़ी थोड़ी देर में पानी पी रहा है, उसके ओंठ बहुत लाल हो रहा है। तो दोनों के लक्षण है तो इन्फ्लुएंजा के, है ना, या चिकनगुनिया के, या डेंगू के, या सिंपल वायरल फीवर के, तो पर दोनों में औषधियाँ होम्योपैथी में अलग होगी। एक में हम अगर ब्रायने देंगे, तो एक में हम एकोनाइट देंगे या रस्टॉक्स देंगे। तो मेरा सुझाव आपको यह है कि चिकित्सकीय परामर्श के साथ आप अगर ट्रीटमेंट लेंगे तो होम्योपैथी का, और साथ में ये भी ऐड करूँगी कि जितनी जल्दी आप अपना इलाज शुरू कर लें, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा। जी बिल्कुल, यानी कि लापरवाही ना बरतें, चिकित्सक से ज़रूर परामर्श करें। मैडम ने जैसे नाम बताएं दवाइयों के, ये दवाइयाँ होम्योपैथी में उपलब्ध हैं, पर आपका चिकित्सक ही डिसाइड करेगा कि कौन सी दवाई आपके लिए सूटेबल है, आपके लिए सही है, और वो उससे पूछ करके ही आप लें। मैम, यहाँ पर ये जानना चाहेंगे कि जैसा आपने फीवर्स के बारे में बताया और दर्दों के बारे में बताया, अब दर्दों में अगर हम अग्रसर और आगे बढ़ें जी, तो जोड़ों के दर्द अमूमन बुजुर्गों में जो देखे जाते हैं जी, तो ये गठिया जो हम सुनते हैं, तो गठिया एक तो किस प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, और उनमें किस प्रकार से अंतर समझ सकते हैं अपन? जी, हम कभी गठिया कहते हैं, कभी वात कहते हैं, कभी कहते हैं कि सुबह उठते से ही इतनी ज़्यादा अकड़न होती है, इतना दर्द होता है, पर थोड़ी देर हम चल लेते हैं, आधे घंटे में हमको दिन भर में पता ही नहीं चलता कि हमको इस तरह का दर्द है। तो ये जो लक्षण मैंने आपको बताया कि ये सुबह उठते से ही बहुत ज़्यादा अकड़न होना, स्टिफनेस होना, और मोमेंट के साथ ये दर्द कम होते जाना, ये मेनली कहना चाहिए रूमेटिज्म का लक्षण होता है, जिसको हम रूमेटाइड आर्थराइटिस कहते हैं। तो दूसरा होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो उम्र के साथ होता है। जैसे जैसे एज बढ़ती है, 45-50 साल की उम्र के बाद जो दर्द स्टार्ट होता है, चूँकि ये हड्डियों और हमारी मांसपेशियों की कमजोरी धीरे धीरे हम बुढ़ापे की ओर अग्रसर होते हैं, उसकी वजह से होता है। तो हम इसको, ऑस्टियो मीन्स हड्डियाँ,
उससे रिलेटेड जितना दर्द होता है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो बुढ़ापे में अमूमन कैल्शियम की कमी की वजह से और महिलाओं में स्पेशली मेनोपॉज के समय में इस दर्द से मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन अफेक्टेड होती है। और रही बात गठिया की, तो गठिया गाउट कहलाता है, जो कि यूरिक एसिड से इसका संबंध होता है। तो हमारी जो मेटाबॉलिज्म मतलब चयापचयी गतिविधियाँ होती है, उसके वेस्ट प्रोडक्ट का अगर प्रॉपरली कहना चाहिए उसका निकासी ना हो या उसका एक्सक्रीशन ना हो, तो ये हमारे जॉइंट्स में डिपॉजिट होकर छोटे छोटे से ऐसे गठाने टाइप का बना देता है। छोटे जॉइंट्स में सूजन होने लगती है, मेनली पैर के अंगूठे के पास का जो जॉइंट होता है वहाँ पे स्वेलिंग, और ये उसमें रेडनेस, इतना ज़्यादा दर्द होता है कि लाइफ डिस्टर्ब होने लगती है, और साथ में ये डिफॉर्मिटीज़ भी प्रोड्यूस करता है। तो इस तरह से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि और साथ में जब हम इसमें पैथोलॉजी टेस्ट करते हैं तो ये बहुत बेनिफिशियल होता है इस मामले में। तो इस तरह से हम इनकी पहचान करके उसके इलाज पर जा सकते हैं। जी बिल्कुल। तो यानी कि गठिया भी कई किस्म का होता है, और छोटे जोड़ों में हो तो गाउट हो सकता है, जो यूरिक एसिड का डिपोजिशन हो जाता है, उस प्रकार से समझ सकते हैं उस चीज़ को। मैम, आपने पैथोलॉजिकल टेस्ट के बारे में बात करी, तो ऐसे कौन से सामान्य टेस्ट होते हैं जो ये बता सके हमें कि ये गठिया है या यूरिक एसिड है, वो आप उस पर रोशनी डालें मैम। सर, जैसे नॉर्मली हम ब्लड टेस्ट कराते हैं, तो अगर कहना चाहिए जैसे गठिया है तो गठिया में यूरिक एसिड का लेवल काफ़ी आपको बढ़ा हुआ मिलेगा। रूमेटिज्म है तो उसमें RH फैक्टर आपका बहुत ज़्यादा बढ़ा मिलेगा। फिर जैसे आप चिकनगुनिया में चले जाते हैं और वहाँ पे जब दर्द होता है तो ये दोनों उसमें एब्सेंट मिलेंगे, ये नॉर्मल वैल्यूज़ आपको मिलेगी। वहाँ पे CRP वैल्यू बढ़ जाएगी, वहाँ पे आपके ईओसिनोफिलिक काउंट्स बढ़े मिलेंगे, इस तरह से आपका ESR बढ़ा हुआ मिलेगा। तो इससे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। यानी कि बहुत आसान से खून की जांच ही अगर आप मात्र करा लेंगे तो भी उससे पता चल जाएगा आप किस बीमारी की तरफ अग्रसर हो रहे हैं या आपको कौन सी बीमारी है, और डॉक्टर उसके हिसाब से आपका इलाज करेगा और इलाज संभव है। मैम, यहाँ पर मैं समझना चाहूँगा कि जैसे डाइट की बात करी आपने, अगर सिर्फ गठिया के लिए अगर मैं डाइट समझना चाहूँ, एक बुजुर्ग व्यक्ति के लिए, ठंडी का मौसम है, उन लोगों को किस प्रकार से डाइट रखनी चाहिए कि जिससे किसी को अगर गठिया है या उसके लक्षण आ रहे हो तो बच सकते हैं? गठिया में जो यूरिक एसिड बढ़ाने वाले जो तत्व हैं, जैसे उसमें हम लोग मेनली कहा जाता है कि दालें, जो रिच प्रोटीन वाली चीज़ें होती हैं उनको हम थोड़ा अवॉइड करें। उसमें सोयाबीन हो जाता है, टोफू हो जाता है, हाई प्रोटीन डाइट हम उनको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए कहते हैं। और मैं सुझाव ये देना चाहती हूँ इस मामले में कि चूँकि हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं उसी एनवायरनमेंट से रिलेटेड आप चीज़ें खाएं तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। और हमारा शरीर बना है कच्चा, हरा, सुपाच्य चीज़ों, ताज़ा खाने के लिए। और आजकल आधुनिक जो हमने अडॉप्ट कर ली हैं हैबिट्स, तो उसमें हम चाहते हैं कि बना बनाया मिल जाए, मार्केट से लाया सूप का पैकेट और उसको घोला, उबाला और पी लिया। तो ये एक छोटा सा उदाहरण मैंने आपको दिया कि इसकी वजह से आप को जो न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड होते हैं और हमारे शरीर को हेल्दी रखने के लिए जिन न्यूट्रिएंट्स की, फाइबर्स की ज़रूरत होती है वो हमको नहीं मिल पाते। तो कोशिश ये करें कि बुज़ुर्ग हैं तो भी अंकुरित चना, मूंग, उसको थोड़ा सा पीस लें, उसका मतलब उसको आटे में भिगा के मसल के उसका आटा जब लगाते हैं उसमें थोड़ा सा गाजर डाल दें, लौकी डाल दें, इवन गिलकी डाल दें, पत्ता गोभी डाल सकते हैं, हरा धनिया, कड़ी पत्ता, और फिर उसकी रोटी सेक कर खाएं। तो आपको फाइबर्स भी मिलेगा और नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, और आपके जैसे उम्र के साथ दांतों में थोड़ी चबाने की क्षमता भी कम हो जाती है, तो उस परेशानी से भी आप बच सकते हैं। आप सूप लीजिए, इन सब तत्वों का सूप बना के लीजिए, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। जी बिल्कुल। तो जैसा कि हमने जाना कि ईश्वर ने जो प्रकृति में, मतलब ये बोलना चाहिए, रचनाएं करी हैं, उसमें जो हमें सब्जियां मिल रही हैं इस मौसम में बहुत लाभकारी हैं, उनका सेवन करें। जो प्रोटीन डाइट है या जो पैक्ड मटेरियल्स हैं उनसे बचेंगे तो आपको कोई इस प्रकार की कोई भी बीमारी नहीं होगी। मैम, आपने हार्ट अटैक के बारे में बताया। जब भी हार्ट अटैक का नाम आता है व्यक्ति घबरा जाता है, डर जाता है। डरते सब हैं पर सावधानी कोई नहीं रखता। तो ऐसी क्या गलतियां हो रही हैं जिसके कारण हार्ट अटैक के केसेस बढ़ रहे हैं, और क्या प्रारंभिक लक्षण है और इलाज किस प्रकार से संभव है? सर, आज के परिवेश में इंसान भाग रहा है,
आवश्यकताएं इतनी बढ़ गई हैं, महंगाई इतनी ज़्यादा है, तो काम करने के लिए वो अपने शरीर का इतना उपयोग करता है, पर उसको जो चलाने के लिए जिस फ्यूल की ज़रूरत है उसके बारे में भूल जाता है। अब मशीन है, मशीन भी थकती है तो उसको रेस्ट की ज़रूरत है। आपने अपनी लाइफस्टाइल में सारी चीज़ें गड़बड़ा दी। सुबह उठने की जगह आप देर रात तक जागकर काम करते हैं, आप सुबह उठकर एक्सरसाइज करने के बजाय सोते रहते हैं, जिस समय पे खाना चाहिए उस समय पे नहीं खा के आप भागम भाग करके रोटी का रोल बनाया या जो पैक्ड फूड है उसी को इंस्टेंट उपमा, इंस्टेंट पोहा घोला और उसको आपने ले लिया। तो अगर प्रकृति को हम फॉलो करेंगे, प्रकृति में सूर्य उगता है जो सबसे ज़्यादा विटामिन डी आपको देता है। विटामिन डी ही हमारी मसल्स की एक्टिविटी के लिए मेन फैक्टर है। आज के समय में जितना भी हार्ट अटैक आ रहा है, लोग बाग कह रहे हैं कोविड वैक्सीनेशन की वजह से मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन यंगस्टर में हार्ट अटैक हो रहा है। और अगर आप गौर से देखेंगे तो आज का यंगस्टर देर रात तक जागता है, सारी एक्टिविटीज़ 2-2:30 बजे तक कंप्लीट करता है और देर तक सोता है। तो ना सुबह की धूप मिल रही है, ना वो एक्सरसाइज कर रहा है, और रात में इतना स्ट्रेस लेवल बढ़ा हुआ आता है क्योंकि दिन भर में शरीर थका हुआ होता है, तो उसको रेस्ट भी नहीं मिलता। तो हमारी जैसे मसल्स थकती हैं वैसे हमारे हार्ट की मसल्स भी थकती हैं। आपका खान पान गड़बड़ आता है तो आपकी जो ब्लड वेसल्स होती है उसमें कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट, फैट डिपॉजिशन भी होता है, क्योंकि रात को लीवर रेस्ट करता है खाना पचाने के बाद, तो वो रेस्टिंग पीरियड लीवर को नहीं मिलता, तो कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ता है। फिर धीरे धीरे आपका बीपी बढ़ता है, फिर आपको डायबिटीज़ होता है, थायराइड की प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। ये सब चीज़ें एक सीक्वेंस में आती हैं। तो मेन रीज़न हार्ट अटैक का कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना और आपका विटामिन डी का कम होना और आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी का कम होना। दूसरी बात इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है सर, हार्ट अटैक ठंड के मौसम में इसलिए ज़्यादा आता है क्योंकि आपकी बॉडी की एक्टिविटी कम होती है और ज़्यादा ठंड की वजह से वेसल्स भी थोड़ी सी कॉन्ट्रैक्टेड रहती है। तो इस वजह से आपने देखा होगा कि जो हार्ट अटैक होते हैं सुबह सुबह के समय में ज़्यादा देखे जाते हैं। जी बिल्कुल। तो बुज़ुर्गों के लिए भी ये सलाह है कि एकदम ठंड में ना निकलें, सुबह उठ के थोड़ा हाथ पैर रगड़ के थोड़ा बैठें, फिर थोड़ा चलना स्टार्ट करें, और जैसे धूप बढ़ती है तब वॉक करें। एकदम ठंड के सुबह सुबह वॉक के लिए ना निकलें, प्रॉपर खुद को कवर करें, मोजे पहनें और खाली पेट ना रहें। खाली पेट में ठंड लगने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जी बिल्कुल, यानी कि खाली पेट नहीं रहना है, फिर कुछ कुछ खाते रहें, पर ऐसा भी नहीं होना चाहिए जो बहुत तला गला हो, स्पाइसी हो, या जो बोलना चाहिए फैट वाली चीज़ें जिसके कारण कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और वो धमनियाँ जो हैं वो बंद होने लगती हैं या जाम होने लगती हैं, जिसके कारण अटैक की संभावना बढ़ जाती है। मैम यहाँ पर आपने एक बेल्स पाल्सी का भी नाम लिया था जी। बेल्स पाल्सी क्या होता है मैम, उस पर रोशनी डालें, उसके क्या लक्षण हैं, कैसे व्यक्ति समझ सकता है और क्या होम्योपैथी में इलाज संभव है? यस, बेल्स पाल्सी को आम भाषा में फेशियल पैरालिसिस कहते हैं, चेहरे का लकवा, जो अमूमन एक ही साइड का होता है, कभी बाएं साइड होगा तो कभी राइट साइड होगा, और ये ठंड के मौसम में बहुत ज़्यादा देखा जाता है। हमारी जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं, जो दिमाग से निकलने वाली नसें होती हैं, उसमें 7वें नंबर के फेशियल नर्व होती हैं। तो चूँकि फेस पर हवा के जो एकदम तेज़ ठंडी हवा के झोंके होते हैं, तो उनको उसमें वहाँ पे लकवा लग जाता है, तो उसकी वजह से मुंह टेढ़ा हो जाता है, आंखें ऐसी बारीक हो जाती हैं, आंख से आंसू गिरता है, लार गिरने लगती है, आवाज़ लड़खड़ाने लगती है, सेंसेशंस चले जाते हैं। तो ये ठंड के मौसम में इसका ज़्यादा देखा जाता है, और जिनको बीपी की शिकायत होती है वो इससे जल्दी इस पे ग्रसित हो जाते हैं। और इससे बचने का ये सबसे बड़ा तरीका ये है कि आप ठंड से बच कर रहें। जब भी बाहर निकलें या किसी लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हैं या कहीं सुबह सुबह बाहर जॉब पर जा रहे हैं, तो खुद को प्रॉपरली कवर करें। और होम्योपैथी में इसका बहुत अच्छा इलाज है। बहुत सारी होम्योपैथिक मेडिसिन्स हैं जिसमें अलग अलग सिम्टम्स के हिसाब से हम उनको देते हैं, जिसमें एकोनाइट है, बेलाडोना है, जेल्सिमियम है, इस तरह की मेडिसिन्स हैं। पर आपके चिकित्सकीय परामर्श से आप लें, आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। जी बिल्कुल, यानी कि अगर आप लापरवाही बरतेंगे, ठंडी के मौसम में बिना स्वेटर के अगर आप निकल रहे हैं या फिर खाने पीने में गड़बड़ ये कर रहे हैं जिसके कारण कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ रहा है, तो भी हो सकता है कि वो जो चोक हो रहा है, जो धमनियाँ बंद हो रही हैं या जो जाम हो रही हैं, वो ब्रेन को भी नुकसान पहुँचा सकती है और हार्ट को भी। मैम यहाँ पर आपने व्यायाम की बात करी थी। ठंड के मौसम में आलस इतना भरा हुआ रहता है कि रजाई से निकलने का मन नहीं है किसी का।
और व्यायाम करने के लिए बाहर जाना पड़ेगा। जी पर ठंडी में ये भी एक परेशानी है, सुबह सुबह जा नहीं सकते और 9 बजे 10 बजे सबको काम पे पहुंचना है। जी। तो मैम किस प्रकार से रूटीन रखें, खाना पीना किस प्रकार से रखें, दैनिक दिनचर्या मतलब किस प्रकार की होनी चाहिए एक व्यक्ति की? मेरा दर्शकों से निवेदन है कि जीवन है तो हर सुख है, हर हमारी जो 5 इंद्रियां हैं जिसमें हमारा स्पर्श का सुख है, हम बच्चों को गले लगा सकते हैं, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद ले सकते हैं, किसी चीज़ को महसूस कर सकते हैं, हमारी घ्राणेंद्रिय हैं, हम सूंघ सकते हैं, हम स्वाद ले सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो आपका शरीर अगर स्वस्थ रहेगा तो आप जीवन का आनंद ले पाएंगे। तो शुरुआत ही हम सुबह से करते हैं। सुबह का मौसम बहुत अच्छा होता है, चूँकि बहुत ठंड होती है, कुछ करने का मन नहीं करता, तो बिस्तर में ही बैठे बैठे आप अपने आप को हाथों की तालियां बजा लें, तालियों से स्टार्ट करें। हाथों में इतने सारे पूरे शरीर के पॉइंट्स होते हैं, अगर आप तेज़ी से तालियां बजाना शुरू करेंगे तो हमारा पूरा शरीर एक्टिवेट हो जाएगा। हमारे कान में भी पूरे ऑर्गन होते हैं। हमारा अगर ये जो जहाँ पे हम कान का पहनते हैं, ये हमारा सिर होता है, यहाँ से लेकर हमारी रीढ़ की हड्डी और पूरे शरीर के ऑर्गन हमारे कान में। दर्शकों, बढ़िया सरसों का तेल लीजिए, नारियल का तेल लीजिए, थोड़ा कान में लगाइए और थोड़ी मसाज कर लीजिए, आप एनर्जेटिक हो जाएंगे, आपको गर्माहट महसूस होने लगेगी। बचपन में हम पीटी एक्सरसाइजेस करते थे, बढ़िया खड़े खड़े पीटी एक्सरसाइज कर लीजिए, स्पॉट जॉगिंग कर लीजिए और तेल मालिश कर लीजिए। बाहर नहीं जा सकते हैं तो तेल मालिश कर लीजिए, जो घर में है वो तो कर ही सकते हैं, और जिनको जॉब पर जाना है वो अपनी छोटी सी पीटी एक्सरसाइज या सूर्य नमस्कार पर के 2 राउंड से शुरू करके उसको 12 तक अगर पहुंचाएंगे तो आप परफेक्टली हेल्दी रहेंगे। जी बिल्कुल। खान पान में छोटा सा बदलाव आपका जीवन परफेक्ट बना सकता है। जी बिल्कुल मैम। मैम इतनी लाभदायक जानकारी आपने दर्शकों को दी, दर्शकों को आज बहुत सारी चीज़ सीखने को मिली होंगी और ठंड के मौसम में जो डर होगा मैं उम्मीद करता हूँ सब हट गए होंगे। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपका इस शो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो उम्मीद करता हूँ कि सब ने बहुत सारी चीज़ सीखी होंगी, आज जानी होंगी कि ठंड में हमें किस प्रकार से जीवन शैली रखनी चाहिए और स्वस्थ रहना चाहिए। चलते चलते बस यही कहना चाहूँगा, अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले अंक में एक नए विषय के साथ, कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। नमस्कार।